हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। हमेशा की थ्रू सीधा स्टोरी पे आते हैं। एंड आज शायद न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है। फोर्स लव का सीज़न 2। एंड इसका नाम होगा जुनूनियत। इसका एपिसोड फर्स्ट। ओके, तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। कहते हैं इश्क इंसान को जिंदा करता है, लेकिन कुछ इश्क ऐसे भी होते हैं जो पहले इंसान की रूह को तोड़ते हैं। ये कहानी दो धड़कनों की नहीं, एक ऐसी अना की है जिसे झुकना कभी सिखाया ही नहीं गया, और एक ऐसी रूह की जो बिकना कभी जानती ही नहीं थी। एक तरफ दौलत का वो समंदर जहाँ हर ख्वाहिश सिर्फ एक इशारे पे सजती थी, दूसरी तरफ एक सादगी जिसके दामन में सिर्फ खुददारी थी। उसने समझा दुनिया की हर चीज़ की कीमत होती है, और जिसकी कीमत ना लगे उसके लिए दाम और बढ़ा दिए जाते हैं। मगर एक दिन उसके हाथों से उड़े हुए नोटों से भी ज़्यादा ऊंची एक आवाज़ उठी थी। एक मासूमियत सी आवाज़। एक ऐसा थप्पड़ भी पड़ा था जिसने सिर्फ उसके गाल को नहीं, उसके घमंड, उसकी हुकूमत और उसकी रूह को चीर दिया था। उस गूंज ने कायरा की तकदीर बदल दी। नफरत ने जुनून का रूप ले लिया, जुनून ने इंतकाम का, और इंतकाम धीरे धीरे उस इश्क में ढल गया जहां हारना ही जीत बन गई। अब ये कहानी मोहब्बत की नहीं है, एक ऐसे जुनून की है जो किसी को पाने के लिए हर हद पार कर गया, और अपनी नफरत के चलते, और एक ऐसी मासूमियत की जो हर जख्म के बाद फिर भी अपनी रूह की पाकीज़गी को बचाते हुए फिरती रही। तो आइए चलते हैं हम उस सफ़र पे जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक साजिश है, हर आंसू के पीछे एक बदला, और हर नफरत के पीछे चुप कर बैठा हुआ एक अधूरा सा इश्क। ये है जुनूनियत। कायरा और दुआ की कहानी। ये दो नामों में से एक पाक पवित्र नाम है, और आप समझ सकते हो दूसरा कैसा है। लेकिन खबरदार, ऐसा मत सोचना कि ये काव्या के जैसे होगी। बिल्कुल नहीं, हमारी काव्या तो यार देवता थी, देवता। खैर, इसमें सब कुछ अलग होगा, हर स्टोरी से अलग। ऐसा ना समझना कि काव्या की तरह एक नज़र देख ली मासूमियत पे और जान लुटा दी। यहाँ गुरूर, अना और नफरत ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे सोच के ही या तो आपको नफरत होगी इससे, या फिर बेशुमार प्यार। हाँ, मेरी स्टोरी है तो आप सब जानते हैं, ज़्यादातर पागलपन की हदें पार करने वाली होती है, क्योंकि मैं कहानी नहीं पागलपन लिखती हूँ। जो मेरे भीतर है उसे ही मैं कागज़ पे उतारती हूँ। नाम भी कहानी के ऐसे ही रखती हूँ, मैडनेस, फोर्स, जुनून, रोग और जुनूनियत। इन सब से अलग है, सबसे अलग। आखिरकार दिल थाम लीजिए, हम पहला कदम रखते हैं कहानी के पहले अध्याय में, जहाँ हमें एक लगभग 65 साल की एक औरत को दिखाते हैं जो कि एक आलिशान महल जैसे घर में सुबह की आरती कर रही थी। और जब पूजा संपन्न होती है तो उनके हाथ जुड़ जाते हैं। वो भगवान जी के सामने इस वक्त एक गुरूर से भरी अन्नपूर्णा नहीं लग रही थी, वो लग रही थी एक लाचार सी अन्नपूर्णा। वो आंखों में समुंदर भरे कहती है कि भगवान जी, मेरी फरियाद हमेशा से वही है, आपका दिया नाम, दौलत, शोहरत तो इतना है कि जिसकी कोई हिसाब ही नहीं। बस मेरी काव्य और मेरी कायरा के बीच जो ये इतने सालों में दरार बनी है उसे भर लो, उसे खाई बनने से पहले उसे भर लो भगवान जी, उसे भर लो। और वह अपना माथा वहीं घर के मंदिर में रखते हुए बस रोए जाती है। उनका ये रोना उनके सेहत के लिए सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। उनकी सांसों में कमी आने लगती है और धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगती है। आज घर एक वीराना लग रहा था, मानो वहाँ की खुशियाँ, वहाँ का सुकून छिन गया हो, कहीं खो गया हो। तभी तभी उस घर के मेन डोर के खुलने की आवाज़ आती है, और वहाँ से एक शख्स उस दहलीज को लांघता हुआ अंदर आता है। यार, उसका लुक कैसे डिस्क्राइब करूँ। एक शर्ट, ऊपर से डेनिम जैकेट, ओपन ब्लैक हेयर, चार्मिंग लुक, दूध जैसी सफ़ेद स्किन और वाइट
जीन्स पहनी थी, कैजुअल शूज़ पहने थे, एक मुस्कुराता हंसता चेहरा जिसके होठों पे ऐसी मुस्कान थी कि कोई पत्थर दिल भी देखे तो मोम बन जाए। उसके कदम जैसे अंदर पड़ते हैं और जल्दी से अपने गॉगल्स रिमूव करके कहती है, दादी कहाँ हो आप? और उसकी आवाज़ में इतनी सुगंध थी कि पूरा पूरा घर महक जाता है। वो वीरान सा महल खिल उठता है और उससे पता था कि मेरे कदम पड़ते ही दादी कहीं भी हो भाग के आ जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ? वो जल्दी से हॉल में आके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और उसने बस पहला ही कदम रखा था कि उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है अपने बगल वहाँ मंदिर पे, और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। जब वह दादी को इस तरह देखती है तो न जाने किस हाल में वह चिल्लाती है कि दादी, और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। सारे सर्वेंट सब लोग भाग के आते हैं और वो भाग के मंदिर में जाके दादी को एकदम गोदी में उठा लेती है, हॉल में लाती है और चिल्ला के कहती कि सर्वेंट को कि जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। और वो लोग भी समय नहीं गंवाते और वो लड़की दादी को सीने से लगा के कहती, दादी प्लीज़ आंखें बंद मत करना, आप आपको कुछ हो गया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, कुछ इलाज करते हैं और फिर धीरे धीरे दादी को नींद आ जाती है। अब काफ़ी टाइम बाद दिखाते हैं दादी के रूम का सीन, जहाँ दादी का हाथ पकड़े बगल चेयर में वही लड़की बैठी थी और रोए जा रही थी और दादी तो लेटी हुई थी। उस लड़की के हाथ कांप रहे थे और न जाने वो कैसे खुद को संभाल संभाल के किसी को कॉल पे कॉल लगा रही थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं था सामने से। और धीरे धीरे दादी की आंखें खुलती है। उनकी आंखें जैसे खुलती है उनके होठों पे एक ही नाम आता है कि कायरा। तभी वो लड़की जल्दी से दादी का फेस हाथों में थामती है और कहती, दादी मैं हूँ देखो तो। और उसकी आवाज़ पे दादी जैसे उससे देखती है बगल, उनके मुरझाए चेहरे पे मानो किसी ने रोशनी बिखेर दी हो। वो कांपती आवाज़ में कांपते हाथों से कहती है, सहर तो तुम मेरा बच्चा। और वो एकदम सहर को सीने से लगा लेती है। हाँ, ये सहर थी और सहर फ्रीज, ये सहर थी इस कहानी का सबसे प्यारा किरदार। वो दादी को बहुत बहुत संभालती है और दादी कहती है, सहर मेरा बच्चा, दादी के पास आने में तो तुमने भी इतना वक्त लगा लिया, मेरी मेरी कायरा कहाँ है? सहर सुनते ही न जाने किस जोन में चली जाती है। वो कहती है, दादी वो आ जाएगी, आप प्लीज़ खुद का ध्यान रखें और मैं हूँ ना, आप प्लीज़ ध्यान रखें। जानते हो ना, आपको कुछ हुआ तो कायरा का और मेरा क्या होगा? आप रुकिए, मैं अभी गांव फ़ोन करती हूँ काव्या जी को, आपके बारे में बताती हूँ। तभी वो जल्दी से सहर का हाथ पकड़ती है और कहती, नहीं नहीं बच्चा, काव्या को फ़ोन मत करना, मैं ठीक हूँ। अगर उससे पता चला तो बात कायरा पे आ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि। तभी सहर का सर झुक जाता है, उससे न जाने क्यों इतनी तकलीफ़ होती है। वो कहती, दादी लेकिन। तो दादी अपनी सौगंध दे के चुप करा देती है सहर को। सहर एकदम चुप होती है और दादी कहती है कि सहर, तुम ही हो बच्चा जिसने सब संभाल रखा है, प्लीज़ जाओ कायरा को घर ले आओ, आज त्योहार का दिन है और वो घर नहीं आई है। रूही का फ़ोन आएगा, मैं क्या जवाब दूंगी? सहर कहती है, तो कौन सा वो रूही जी से बात करेगी दादी? दादी कहती है, बात नहीं करेगी लेकिन रूही उससे देख लेगी कि वो घर पे है, उसके दिल को सुकून मिलेगा। वरना काव्या कह रहे थे, तुम जानती हो ना रूही का क्या हाल हो जाएगा। तो सहर कहते हैं, ठीक है दादी, आप शांत रहिए, ख्याल रखिए, मैं लाती हूँ कायरा को, आई प्रॉमिस लाती हूँ। और वो अपने आंसुओं को दादी से छिपा के बाहर आ जाती है और अगेन उसी नंबर पे कॉल ट्राई करती है। हाँ, वो नंबर कायरा का था लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो जानती थी कायरा कहाँ हो सकती है। वो सर्वेंट को कहती है कि सुनो, दादी का ख्याल रखना। और वो बाहर आके अपनी सिंपल सी एक कार में बैठ जाती है और कहीं चली जाती है कायरा की तलाश में। और अब हमें दिखाते हैं फेस्टिवल का डे था। पूरे शहर में एक अलग रौनक थी और उसमें सजा हुआ था प्यारा सा गांव। वहाँ की एक अलग दुनिया थी, एक छोटा सा हिल टाउन। सड़क के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूलों की दुकानें लगी थी। बच्चे हंसते हुए फूल चुन रहे थे। एक बुजुर्ग अपनी बीवी के लिए गुलाब खरीद रहा था। नए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फूल पहना रहे थे। पूरा माहौल प्यारा था और सुकून से भरा हुआ। तभी उस टाउन के गेट पे एकदम एक लग्जरी कार ब्रेक मारती है।
ऐसा लग रहा था हवा को चीरते हुए वो कार आज आसमान छू लेगी। और उस टाउन का गार्ड जो था एकदम इन्हें रोक लेता है। तो ड्राइवर मिरर डाउन करके कहता है कि हमें रुकाने की गुस्ताखी क्यों। तो गार्ड कहता है आज फेस्टिवल का डे है, इस रास्ते गाड़ियाँ बैन है, आप दूसरी तरफ से चले जाइए। और उसका इतना कहना था कि अब जो तूफान आने वाला था ना उसकी किसी को खबर भी नहीं थी, उसका मना करना ही था कि तभी उस ब्लैक लग्जरी कार की गूंजती आवाज़, गरजती हुई आवाज़ आती है सबके कानों में। और फिर क्या, लोग मुड़कर देखते हैं, वहाँ कार की स्पीड कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। और अगले ही पल टायर सीधे फूलों के ढेर पे चढ़ जाते हैं। लाल पीले सफ़ेद फूल हवा में उड़ते हैं, कुछ फूल टायर के नीचे कुचल दिए जाते हैं। बच्चे डर के पीछे हट जाते हैं। एक फूल बेचने वाली औरत रोते हुए अपनी टोकरी उठाती है जिसके फूल तबाह हो चुके थे। कार एक सेकंड के लिए नहीं रुकती, पल भर में उनकी खुशियाँ एक अजीब से मातम में बदल जाती है। और फिर बस थोड़ी दूर जाकर एकदम ब्रेक लगता है उस कार को। और सब गुस्से की हद के पार हो जाते हैं और सब उनकी ओर बढ़ते कि उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है। और सबको लगता है कि अब वो माफ़ी मांगेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ब्लैक इन्वेलप उनके सामने फेंक देता है। और सब शॉक्ड। तो वो लोग कुछ कहते, तभी वो ड्राइवर कहता है कि मैम ने कहा है जितने फूल कुचले हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं इसमें। और इतना कहकर वे वापस कार में बैठ जाता है। और रियर विंडो धीरे से नीचे होती है। अंदर बैठा हुआ शख्स एक पल के लिए बाहर देखता है। उसकी आंखों में ना पछतावा था ना अफसोस, सिर्फ एक ठंडी सी नज़र और बेतहासा घमंड था। और उसके होठों से सिर्फ एक लाइन निकलती है कि जिन चीज़ों की कीमत होती है उनके टूटने का दुख नहीं मनाया जाता। ओ भाई, और अब क्या ही होता, वह कार अगेन उसी स्पीड से उस टाउन से होके गुजरती है। उसकी धूल में सबकी मासूमियत कहीं खाक हो जाती है। काफ़ी समय बाद दिखाते हैं अब जहाँ वो कार डायरेक्ट एक रिजॉर्ट में रुकती है। रात का सीन था और रिजॉर्ट बाहर से तो शांत, लेकिन अंदर से अमीर जादों का इंटरटेनमेंट का एक मेला लगा हुआ था। जैसे वो कार वहाँ रुकी, उसी गरज से ही सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई। कार के ब्रेक लगते ही गार्ड भाग के आता है और डोर खोलता है। और अब वहाँ से बाहर कदम पड़ते हैं उस शख्सियत के। उसका बस एक कदम ये पूरी हवा को किसी और ही रंग में रंग देता है। उसका लुक क्या बताऊँ यार, 3 पीस सूट में उसका हर एक कदम जहर लग रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ाती है और उसके पीछे गार्ड्स। अंदर पार्टी चल रही थी, सारा माहौल मस्त था, मस्ती में थे सब। और अब वो तूफान जैसे मेन डोर तक पहुंचता है, उसकी आहट से ही कुछ अलग सा नशा छा जाता है। और फिर क्या, जैसे जैसे सबकी नज़र उस पर पड़ती है, शोर धीरे धीरे शांत होकर बस लाइक ओ माय गॉड हु इज सी की चर्चाओं में बदल जाता है। हर कोई उससे बात करना चाहता था, उससे जाना। आई एम सॉरी, हाँ थोड़ा सा देखिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आप सब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, बैक टू नॉर्मल सोनी। तो ठीक है, हर कोई उससे बात करना चाहता था, उसे जानना चाहता था, लेकिन उन आंखों में घमंड के अलावा कुछ भी नहीं था। बस सबको अपना खरीदे हुए गुलाम मानना था उन आंखों में। जैसे ही वो हॉल तक आती है, सारे स्टाफ एंड मैनेजर वहाँ आके रिस्पेक्टफुली कहते हैं कि वेलकम कायरा मैम। हाँ यार, कायरा थी वो। और जैसे कायरा नाम आता है, ओह गॉड, सबके जवाब मिल जाते हैं कि हाँ कायरा ही है वो कोई गेस्ट नहीं, वो उस जगह की ओनर है और सबकी ओनर है। वो किसी का जवाब भी नहीं देती और डायरेक्ट आगे आके किंग साइज सोफे में बैठ जाती है और बहुत धीरे से अपने गॉगल्स रिमूव कर देखती है एक नज़र मैनेजर को और कहती है यहाँ क्या चल रहा है। तो वो कहता है मैम आपने ही तो कहा था पार्टी करनी है क्योंकि आज फेस्टिवल है। तो वो कहती है तो इसे तुम पार्टी कहते हो। ये सब पुराने चेहरे हैं,
कायरा एक बार किसी को देख भी ले तो दोबारा, और वो बस इतना ही कहती है कि वो डरते हुए कहता है, मैम है ना न्यू बिजनेस टाइकॉन एंड सेलिब्रिटी के बच्चे आए हैं, आप एक नज़र देख तो लो। कायरा बिना कुछ जवाब दिए बस उसे हाथ से ही इशारे करती है कि निकल यहाँ से, और वह क्या करता, वो चला जाता है। कायरा को वहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा था। सब बिजी रहने का नाटक कर रहे थे, लेकिन सबका दिमाग कायरा पे ही अटका पड़ा था। इसके बारे में जो जो सुना था वो उससे लाख गुना ज़्यादा थी। उसका लुक, ऑरा और सब कुछ। आज तक किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, किसी ने नहीं। कायरा कुछ टाइम तक तो रिलैक्स रहती है और वो बार बार अपना फ़ोन देखती है। उसे किसी के कॉल का इंतज़ार था, लेकिन कोई भी फ़ोन जब नहीं आता तो वो अपना फ़ोन ऑफ कर लेती है और जल्दी से सामने रखा वाइन का गिलास उठा के उसे एक सांस में ख़त्म करती है। एक के बाद एक वो अपने मन के अंदर के शैतान से भाग रही थी। वो नहीं जाना चाहती थी घर आज। जैसे उसका चौथा गिलास ख़त्म होता है, एकदम उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो गहरी सांस लेती है और शांत करती है खुद को, और अब वो किसी खूंखार के जैसे हो जाती है और उन नज़रों को वो सब पे ले जाती है, लेकिन उससे वहाँ कोई भी अच्छी नहीं दिखती, कोई भी नहीं। उसका दिमाग फिर ख़राब होता है और वो बहुत ज़ोरों से उस गिलास को ज़मीन पे पटक देती है और एकदम उठ के किसी रूम की तरफ आने लगती है। जैसे वो आगे बढ़ती है, उसके कदम रुक जाते हैं अचानक से, और वो अपने नेक स्ट्रेच कर धीरे से साइड देखती है, और वहाँ वेंटिलेशन के पास एक लड़की खड़ी थी। सुंदर थी, बहुत प्यारी, अट्रैक्टिव थी। क्या ही बोले, इतनी प्यारी थी। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी। कायरा की आंखों में एक अजीब सी तपिश आ जाती है और वो डायरेक्ट रूम में रखे फ़ोन से मैनेजर को कॉल करके कुछ कहती है, और बस क्या, बहुत टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ डोर हल्का सा ओपन होता है, और वही कॉल वाली लड़की थी जो इतनी खुश थी ना कि उसके पैर ज़मीन पे नहीं थे। वो जैसे डोर खोलने के बाद अंदर देखती है, बिल्कुल डार्क जैसा रूम था, और वहाँ सोफे पे बैठी थी कायरा। होठों पे सिगरेट और चेहरे पे जीरो एक्सप्रेशन थे। डोर खुलने के बाद भी वो इतनी ही शांत थी। वो लड़की कहती है कि मिस कायरा, और वह डोर बंद करती है और बस थोड़ा सा आगे बढ़ती है। कायरा कहती है बिन उसे देखे ही, जस्ट रिमूव यूर, और वो लड़की शॉक्ड कि फट। कायरा भी लाइक की सीधी बात, नो बकवास, जिसके लिए आई हो वो करो। एक कस मार के कहती है कायरा की दोबारा दोहराने की आदत नहीं है मुझे। तुम्हारे सामने जो इंसान है वो पशु बनने में वक्त नहीं लगाएगा। सो, और उस लड़की को इस वक्त सिर्फ कायरा चाहिए थी, किसी भी हाल में। और जल्दी से अपनी शॉर्ट ड्रेस की डोरी पर हाथ ले जाती है और एक शोल्डर से उसे एकदम डाउन करती है। कायरा ऐसे ही टिक जाती है सोफे में प्रॉपर, और पूरा अप टू डाउन उस लड़की को देखती है। उसकी आंखें बहुत बहुत लाल हो चुकी थी। वो लड़की, वो घबरा भी रही थी, और ऐसे ही दूसरी साइड से भी वो रिमूव करती है, और कुछ टाइम बाद पूरा रिमूव। कायरा का मन पागल हो जाता है। उसकी नज़रें एक भी पल उससे नहीं हटती, और वो लड़की पूरी हिम्मत जुटा के कायरा के पास आने लगती है। बस 2 कदम ही चली थी कि कायरा डार्क टोन में, मतलब उसे किसी खाई में धकेल देती है। कायरा कहती है कि एक कदम आगे मत बढ़ाना, अपने स्टेप्स बैक ले जाओ। वो कंफ्यूज उस हाल में एकदम खुद को खुद से कवर करने की नाकाम कोशिश करती है, और कायरा को उसकी बेबसी अच्छी लगती है। वो कहती है कि आई सेड स्टेप्स बैक ले जाओ। वो घबरा जाती है और अपने स्टेप्स बैक ले जाती है। ठीक पीछे एक चेयर लगी थी। कायरा कहती है कि बैठ जाओ वहाँ पे। वो बैठ जाती है, और अब कायरा के होठों पे मुस्कान आती है। वो कहती है कि गुड, चलो अब खुद को टच करो। और वो जैसे ये कहती है कि वो लड़की ऐसे देखती है कायरा को कि मानो मानो उसके सामने इंसान ही ना हो। ऐसे अजीब व गरीब शख्स और ऐसे अजीब व गरीब शौक। कायरा कहती है कि ऐसे करो। उसकी आवाज़ में गरज थी। वो घबरा के ना चाहते हुए भी खुद को शांत करती है, और कायरा को अच्छा लगता है। वो उसे देखती रहती है, बस देखती रहती है, और उससे ये कहती है कि ये करो वो करो, बहुत चीज़ें। और उसी के सामने, कायरा के सामने ही वो लड़की जो थी कंप्लीट होती है। और फिर बस क्या ही यार, कायरा पूरा सर टिका के
आंखें बंद करती है सोफे में ही, और वो लड़की जल्दी से उठ के सारे क्लॉथ समेट लेती है और वियर करती है और कहती है कि कायरा, हमें बात करनी है आपसे। तो कायरा कहते हैं जाओ जाके मेरे मैनेजर से बात करो, जो चाहिए मिल जाएगा। हर किसी की एक कीमत होती है, और अपनी भी बता के अपने वक्त, जज्बात और फीलिंग्स की कीमत पाओ। वो लड़की से अब सब्र नहीं होता। वो कहती है लेकिन मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, आई नीड यू, मेरी कीमत के बदले मुझे आप चाहिए। कायरा अजीब हंसी हंसती है और एकदम से सर उठा के देखती है उस लड़की को और कहती औकात से बड़े सपने नहीं देखे जाते। और वो कुछ और कहती, एकदम वहाँ का डोर ओपन होता है और कायरा का गुस्सा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई, वो जल्दी से डोर को देखती है। वहाँ थी शहर, देख रही है वो आ गई थी, और कायरा जैसे शहर को देखती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ शहर को उस लड़की को देख के बहुत बुरा लगता है और डोर बंद करके कायरा के पास आती है और कायरा कहती है अरे वाह मेरे शहर, ढूंढ लिया आखिरकार मुझे। यार एक तो तुम भी ना, शहर के थे कायरा, क्या है ये सब। घर में दादी परेशान है, रूही जी काव्या जी परेशान है, और तुम यहाँ, और आज फेस्टिवल है, क्यों किसी के साथ इतना खेलना यार, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी को रुलाना है। तुम क्यों हो यार ऐसी, बचपन से तुम्हें समझाती आ रही हूँ। और वो कायरा के पास बैठ के कहते समझ यार प्लीज़, तुम कैसी हो मैं जानती हूँ ना, ये सब गुरूर ये सब छोड़ देना। कायरा देखती है प्यार से शहर को और उसके गाल पे टैप टैप करके कहती है तुम मुझे जानती हो ना मैं कैसी हूँ, अच्छे अच्छे हुस्नों को अपना तलबगार कर देती हूँ, लूट के खुशियाँ इज्जत से बेजार कर देती हूँ। कतार लगी पड़ी है मेरे लिए जिस्म औरों की भी, मैं एक दिन में ऐसी कई नस्लें बर्बाद करती हूँ। कायरा कायरा कह के चिल्लाती है वो, जब मैं उन पे वार कर देती हूँ। मन भरने तक उनको पिंजरे में रखती हूँ, उसके बाद उनको आज़ाद कर देती हूँ। मेरी हकीकत का अंदाज़ा भी कोई अगर लगा ले तो मैं चुप खड़ी रह के उनको शर्मसार कर देती हूँ। देख रहे हो, ऐसा किरदार था कायरा का, और आगे जो होने वाला है ना आप सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, ये सबसे डिफरेंट है, ओके, स्टोरी सबसे अलग होगी, किसी की तरह नहीं होगी, बहुत अलग है, बहुत अलग। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।